सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लेट नाइट प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन में हम इस वक्त जियोपॉलिटिक्स की जो ताज़ा स्थिति है उस पर बात करते हैं। और सबसे पहले सीरिया की सूरत हाल और तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। हालांकि यहाँ पर रशिया द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हमने काफ़ी जो रेबल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया है, यानी एलिमिनेट कर दिया है, और कुछ गांव और कुछ इलाकों को खाली करा लिया है, यानी थोड़ा सा रेबल्स को जो है पीछे की तरफ धकेला है। ये सिचुएशन जो है ऐसा लगता है कि हालांकि पुतिन का ये दावा है कि हमें बहुत जल्दी जो है खाली कराना है, मगर ये शायद संभव नहीं लगता है। लड़ाई गांव और शहरों में अगर रेबल घुस जाते हैं और उनका समर्थन जो है वो करते हैं लोग, तो फिर इतनी आसान नहीं है। इसके लिए आम इंसानों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उनके घरों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लोग मरेंगे, बच्चे मरेंगे। ये काफ़ी मेरे ख्याल से पीड़ादायक होगा और इस वक्त रशिया की एक जो सुधरती हुई छवि है उसे एक बार फिर बिगाड़ने का काम करेगा। दोस्तों, इसकी वजाहत में आ जाते हैं। इससे पहले कि हम इसके कारणों पर बात करें और संभावनाओं पर बात करें, कोई भी टिप्पणी करने से पहले, कमेंट करने से पहले पूरा प्रोग्राम देखिए, क्योंकि मैंने दो एंगल्स यानी दोनों एंगल्स की बात करूंगा जिनकी संभावनाएं हैं या हो सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों को उस एंगल से समझना जो मेरे ख्याल से ज़रूरी होती है। हम किसी एक तरफ की बात न करके दोनों की संभावनाओं पर बात करेंगे। दोस्तों, फिलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि रशिया किसी भी सूरत में खाली तो कराना चाहता है, मगर इस युद्ध को लंबा भी चाहता है। लंबा क्यों चाहता है? सवाल ये है कि कुछ मीडिया हाउसेस के दावे हैं कि रशिया इसको तुरंत खत्म कर देगा। मुझे लगता है कि अगर तुरंत खत्म करना होता तो ये युद्ध शुरू ही नहीं किया जाता। देखिए, यूक्रेन की स्थिति बड़ी क्लियर है। संपूर्ण कंट्रोल रशिया का है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे मारता है। वो जब चाहे कीव पर कब्जा कर सकता है, जब चाहे जेलेंस्की को एलिमिनेट कर सकता है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे आप तस्लीम करें न करें ये आप पर निर्भर है। एक भी कोना, एक भी एरिया इस वक्त रशिया की रीच से बाहर नहीं है। ये कड़वा सत्य है। अलबत्ता वो इस युद्ध को भी अभी लंबा खींचना चाहेगा, कोशिश करेगा कि जिस तरह जर्मनी ने इनकार नहीं किया कि शांति सेना के रूप में हम अपनी सैनिक भेज सकते हैं। फ्रांस की स्थिति है कि फ्रांस के ऊपर भी जो ये, इसके पीछे ये भी समझना पड़ेगा कि दबाव किस तरह का होता है कि इनके फौजी मर रहे हैं, हथियार खत्म हो गए हैं, सरकार हिली पड़ी है। जर्मनी की भी महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, अलोकप्रिय होते जा रहे हैं वहाँ के चांसलर। और आप जानते हैं कि मैक्रोन की स्थिति तो बहुत ही बुरे हालात में है, कभी भी उसको सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। ये स्थिति क्यों आती है? यानी जो प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी है वो कितना मुनाफा कमा रही है। जब से ये वार शुरू हुए हैं यूक्रेन के और इजराइल के, ब्रिटेन की हथियार कंपनी ने बेहद मुनाफा कमाया है। अब तक का सबसे हाईएस्ट मुनाफा कमाया है। अमेरिकी कंपनियों ने भी काफी मुनाफा कमाया है और अभी भी कमा रही है। ये अलग बात है कि इस पर हम थोड़ा सा चर्चा बाद में कर लेंगे कि ये क्यों इसे लंबा खींचना चाहते हैं। इस बात को दरअसल मैंने इसलिए बताया कि व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि हथियार बनाने वाली कंपनी आखिरी यूक्रेनी बचे रहने तक, आपको हैरत कर देगी ये बात कि जेलेंस्की परमिशन मांग रहा है कि 18 साल की उम्र के बच्चों को फौज में भर्ती करने की परमिशन दी जाए। इससे ज़्यादा क्रूर और मतलब इससे ज़्यादा घटिया कोई बात हो सकती है कि जो बड़े बड़े फौजी, किराए के फौजी, भाड़े के फौजी और मिलिशिया पता नहीं क्या क्या ला के मरवा दिया यूक्रेन में। अब जो जवान या बच्चे जिनके पंख निकल रहे हैं, वो जवान होती पीढ़ी को भी जेलेंस्की मरवा देना चाहता है। और ये सब बटर चिकन की तरह क्यों मरवाए जा रहे हैं? सिर्फ युद्ध को लंबा खींचना। और युद्ध को जीत नहीं सकते रशिया से, ये जानते हैं, मगर जितना लंबा खींच रहा है इससे
जो प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में जो एक अपना जमावड़ा रखती है, अपना होल्ड रखती हैं, उनके मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं। अब उसमें इंसान कितने मर रहे हैं इनको परवाह नहीं होती है। यहाँ कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के आर्टिकल आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि जो हथियार खर्च किए गए, जो बेतहाशा इस वक्त युद्ध किए गए हैं बाइडेन सरकार में, उसकी सारे टैक्स में बढ़ोतरी के रूप में और महंगाई के रूप में अमेरिकी आम जनता को वो पे करना पड़ रहा है। मगर उन कंपनियों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि उनके अपने देश का पैसा उनके पास जमा हो रहा है या दुनिया से उनके पास पैसा आ रहा है। ये एक बेरहमाना जो अंदाज है प्राइवेट कंपनियों का, जब प्राइवेट कंपनी ताकतवर हो जाती हैं, जब प्राइवेट कंपनियां सत्ता पर भारी हो जाती हैं, तो बड़ी बारीक सी बात है कि वो अपने मुनाफे के लिए सत्ताओं को मॉडिफाई करती है और अपनी जनता या दूसरों की जनता, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो जनता का शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने और ताकत अर्जित करने के मिशन में शामिल होती है, बल्कि उसी में लगी रहती है। इस कड़वे सच्चे को शायद उस वक़्त नहीं समझा होगा जब अमेरिका एक तरह से अपनी आज़ादी घोषित की, आज़ादी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों ने अपना होल्ड संभाल लिया और उसके बाद डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के बाद हथियार लॉबी का वो कब्जा जो है उस पे हो गया। और ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता ने, मतलब ये एक लंबी बात है, इससे शायद खबरों के इस प्रोग्राम में और शॉर्ट एनालिसिस के प्रोग्राम में इसको नहीं बताया जा सकता। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इन कंपनियों ने अपना होल्ड मजबूत तर मजबूत ये लोग करते गए और दुनिया में युद्ध लगातार बढ़ते गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हम इन युद्धों को समाप्त करके जो आम नागरिक है, उन आम नागरिकों को सुविधाएं बढ़ाएं, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी है, हम इन सब को जो है एक अच्छे मौके जो है वो प्रदान करें, इनको फैसिलिटेट करें और हम हथियार कंपनियों की आमदनी को कम करें। क्या ये संभव है? देखिए, इसीलिए ट्रंप की जान खतरे में है, क्योंकि माफ करना, जब ये प्राइवेट कंपनियां एक बार हावी हो जाती हैं, ये ठीक वैसे ही है जब आप किसी बदमाश की, यानी गुंडे की, या किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की, या किसी गैंगस्टर की जब कोई मदद आप ले लेते हैं और मदद लेने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैंने मदद की कीमत चुका दी, अब मेरी जान बच गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर या गैंगस्टर हमेशा हमेशा आपकी जान को अटक जाता है, और जब भी उसे कोई परेशानी आती है वो अपनी पूरी कीमत लेने के बाद भी आपसे कीमतें वसूलता है और आपको उससे जान बचाना मुश्किल हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आप ये सोचने लगते हो कि आखिर मैंने इस गैंगस्टर की मदद ली ही क्यों थी, क्योंकि अब उससे तो जान बचती है ना बचती, पर इससे जान बचाना मुश्किल है। ठीक वैसे ही इन हथियार कंपनियों में को, जिस तरह इन लोगों ने अपनी कंपनियां और अपने देश सौंपे, और जिस तरह प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अपने देश की बागडोर इन्होंने धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट पर कब्जा, सिस्टम पर कब्जा, ये सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब उससे उनकी जान बचाना, छुड़ाना बहुत आसान नहीं है, जबकि जनता पूरी ये कहानी समझ चुकी है और जनता अब छुड़ाना चाहती है अपनी जान जो है उस इस्टेब्लिशमेंट से। इसीलिए ट्रंप को भारी बहुमत से जिताया है, मगर ट्रंप को लोहे के चने चापने पड़ेंगे इन सबको खत्म करने के लिए। हालांकि जो अभी मध्य पूर्व के लिए अपना सलाहकार चुना है, उसने गाजा की शांति के लिए बातचीत जो है वो बहुत तेज शुरू कर दी है। याद रखिएगा कि ये वही शख्स है जिसने डील ऑफ सेंचुरी जो है अरबों के साथ तय की थी, और इसने ही आगे इन सब चीज़ों को और दोबारा से बढ़ाने की कोशिश की है। अब इसमें जो गाजा का वजूद है वो मुझे एक मायने में खतरे में नजर आ रहा है, मगर इसका खतरा कब होगा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अब सीरिया में वापस आ जाते हैं और सीरिया में वापस आते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सीरिया में अ, रजब तैयब अर्दोआन ने इन फोर्सेस को इसलिए धकेल दिया क्योंकि इसका एक एंगल ये है कि तुर्की के अंदर रेबल्स का प्रभाव बढ़ा हुआ था। ये लोग वहाँ की सरकार को और जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जनता का समर्थन इनके साथ था,
फौज में से भी इनकी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनका इनके साथ इन्वॉल्वमेंट, इनकी ट्रेनिंग, इनके वेपन्स और सब कुछ किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में यानी पूरी तुर्की सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना, सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना, और यहाँ पर अगर जैसे लेबनान की जो जंग है वो बंद हो गई, तुरंत ही बातचीत शुरू होनी थी गाज़ा की, जो शुरू है। कल शायद जो है वो जा रहे हैं गाज़ा पर, गाज़ा पीस डील के लिए मिस्र, काहिरा में मीटिंग होने वाली है। हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अब ये डर शायद तुर्की को सता रहा होगा कि अगर ये जो रेबल्स हैं ये पीस डील हो जाती है तो फिर बशार अल असद की के साथ भी समझौते हो जाएंगे और यहाँ रूस जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ईरान क्योंकि एक जंग जीत चुका है, ऐसे में तुर्की के लिए बहुत बड़ा खतरा ये इलाका बन सकता है, जहाँ कुर्द पहले से ही तुर्की को टेंशन दे रहे हैं और जो रेबल्स हैं वो अंदर से टेंशन दे रहे हैं। ऐसे में मतलब एक अजीब सी स्थिति में तुर्की अपनी जान छुड़ाने के लिए एक मौका तलाश किया, और ऐसे मौके पर जब शांति होने जा रही थी, अपनी जान छुड़ाने के लिए रेबल्स को सीरिया में धकेल दिया। एक एंगल इतने पे आप ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरे एंगल पर आ जाता हूँ। दूसरा एंगल मुझे ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन निश्चित रूप से ये तब तक जंग बंद करने नहीं चाहता है। वो जब चाहता यूक्रेन की जंग को डिक्लेयर कर देता कि हम जीत चुके हैं। एक तरफ से पूरा ब्लैक सी का इलाका कवर कर लिया है, ओडिशा तक, उधर पहले ही बेलारूस पोलैंड तक टच करता है। मोल्दोवा का छोटा सा टुकड़ा और सामने है, जो मोल्दोवा में पहले से रूस का इन्फ्लुएंस है। ऐसी कंडीशन में पोलैंड तक जो है वो एक रास्ता बचता है पोलैंड का, उसको एक गलियारा बनाकर इस्तेमाल किया है व्लादिमीर पुतिन ने। ये सिचुएशन इतनी विकट है कि और बिल्कुल स्पष्ट है, जो जमीनी हकीकत है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मीडिया आपको क्या कहानी सुनाता है वो बिल्कुल एक अलग होती है, उसमें सच्चाई इसलिए नहीं होती क्योंकि आप समझ चुके हैं कि दुनिया के मीडिया को बैक साइड से जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग वो अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने एडिटर्स बिठाते हैं या एडिटर्स को हैंडल करते हैं, और बहुत से ऐसे मीडिया को हैंडल करते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि तुम हैंडल किए जा रहे हो, क्योंकि बड़ी जो एजेंसियां हैं वो उन्हीं के अंडर में काम करती हैं, उनसे पैसे लेके काम करते हैं और वो ऐसी न्यूज़ प्लांट करते हैं जिसे वो चाहते हैं। आप क्या सच जानना चाहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, वो क्या बताना चाहते हैं आप सिर्फ उतना ही जानते हैं। इसीलिए शायद आपको मेरी बात में हमेशा कहता हूँ कि परी कथा लगती है, मगर ये परी कथा आगे चलकर सच हो जाती हैं, और वो जो सच आप सुनते हैं रोज, वो हर वक्त आने वाले वक्त में वो झूठा साबित होता है। तो क्योंकि मैं सिर्फ वो मुद्दे उठाता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको गलत फीड किए जा रहे हैं, और वो गलत जो आपको फीड किए जा रहे हैं मैं करेक्ट करके आपको फीड कर दूँ, ताकि आप एक एंगल मेरा भी ले लें और इस एंगल से भी सोचें अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसी अंदाज में मैं फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन तब तक जब तक ट्रंप ना आ जाए, और ट्रंप आने के बाद उसका रवैया क्या होता है उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद जितने सैंक्शन लगा रखी है, जो दबाव बनाया गया है रशिया के ऊपर, रशिया मध्य पूर्व इलाके में और यूक्रेन में, यूक्रेन के बहाने वर्ल्ड थ्रेट को कायम रखेगा। वह यानी रेबल्स आ गए हैं सीरिया के अंदर, रेबल्स के साथ उनको एलिमिनेट करने के नाम पे अपना भारी डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगा। भारी डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के बाद ईरान अपनी जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन है उसको बिल्डअप करेगा, और इजराइल के लिए और अरबों के लिए और तुर्की के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बिल्डअप करेगा, जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ऐसी सूरत में एक बराबर का जो प्रेशर बिल्डअप है, उसके बाद जब डील होगी तो ट्रंप कह देगा पीस हो गया तो पीस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सवाल ये है कि अब बार्गेनिंग पावर जो है वो पुतिन के हाथ में आ गई है। ये जो, माफ करना, बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे पत्रकार जो आपको ज्ञान पेल रहे होंगे, ये सारा वही ज्ञान है
जो इनको प्रोवाइड करवाया गया है, इनके इस ज्ञान में यकीन मानिए, मैं जो कह रहा हूं उसे लिख के रख लीजिए, ये कोरी बकवास है। ये आपको लगता होगा कि बड़े बुद्धिजीवी आपके सामने बात कर रहे हैं, ये नाम बहुत बड़ा है, वो नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े नाम, ये आपके जो बेसिकली माइंड को कैप्चर किया जाता है उसका तरीका यही है। पहले एक नाम बिल्डअप किया जाता है, फिर नाम बिल्डअप करके उसकी ब्रांडिंग की जाती है, और ब्रांडिंग करके आप जो है उसके पीछे चल देते हैं सबूत के तौर पे। एक लड़का है बेचारा, अच्छा लड़का था, अचानक अमेरिकी कंपनियों ने जो है उसे टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि भारत के लोग जो इस लड़के के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई, यकीन मानिए वो कोरी बकवास है, कोरी प्लांटेड एजेंडा है। उसमें एक बात भी सच नहीं है, बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है, सिवाय तारीखों के और सिवाय घटनाओं के मैनिपुलेटेड एंगल के, कुछ भी नहीं है। मगर लोग उसे देखेंगे क्योंकि पहले आपके दिमाग में एक ब्रांड बनाया जाता है, उसे घुसेड़ा जाता है, और फिर आपको कहा जाता है जाइए अब इसको सुनिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। यही कमाल है उनका। एक बात आपको क्यों बताता हूँ मैं उस लड़के के बारे में। देखिए, लड़के को बेचारे को खुद नहीं पता है कि अभी बच्चा है, उसे ये नहीं पता है कि तुझे ट्रैप में ले लिया गया है, अब तेरे से क्या कहलवाया जा रहा है, तुझे क्या डाटा दिया जा रहा है, वो अनजान है। ये साउथ कोरिया जिसे अभी तक आप लोग प्रोग्रेसिव और मीडिया में जिसका नाम सुनते आए हैं, क्या इसके बारे में आप जानते हो कि 1948 से लेके आज तक कितने राष्ट्रपतियों को इन्होंने जो है सत्ता से बेदखल किया है, कितनी बार यहाँ मार्शल लॉ लगा है, कितने यहाँ के राष्ट्र लीडर्स के कत्ल किए गए हैं, ये कभी स्टेबल रहा ही नहीं है। अगर 87 के बाद की सिचुएशन को थोड़ा बहुत देखें तो आता है, मगर 92 से अभी 17 के बाद ना करना, 17 के बाद से थोड़ा सा स्थिति बेटर हुई थी, जो संतुलन बनते हुए हमको नजर आ रहा था। मगर इससे पहले हर बार 61 के बाद 69 79, उसके बाद लगातार 87, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार होता रहा है, यहाँ पर कत्लेआम होता रहा है, मगर लोगों को जो इतना डिस्टेबलाइज देश था उसे एक हीरो बनाकर प्रेजेंट किया गया। यही मीडिया का झूठ होता है, यही बकवास होती है। बेसिकली फ्रीडम के नाम पर जो कुछ दिया जाता है वो फ्रीडम के नाम पर दंगापन, बेहूदगी, और आपके बच्चों को बिगाड़ कर शराब खानों तक ले जाना, आप उसे जुए खानों में खिलवाना, बाहर में डांस करवाना, नंगे सड़कों पर घूमना, बेहयाई करना, इसको अगर आप फ्रीडम मानते हैं, आज़ादी मानते हैं, ये ही आपको वो आज़ादी के नाम पर परोसते हैं, जो कि ये एक ऐसी खतरनाक, जो आपके कल्चर को, आपके सिस्टम को, आपके ईश्वरवाद को खत्म करता है और आपको ईश्वर की नज़र में दोषी बनाता है। और यही उन ज़ायनिस्टों की चाल होती है कि दुनिया जितनी से ज़्यादा नंगी हो जाए फ्रीडम के नाम पर, जितनी गुनाहों में डूब जाए, उतनी जल्दी दुनिया का अंत होगा और उनका मसीहा आ जाएगा। तो ये उसमें बड़ी मतलब उनकी भी अजीब और गरीब कहानी है मैं क्या बताऊं, मगर है तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब फ्रीडम के नाम पर अब आप जितना नॉर्थ कोरिया के बारे में बकवास की जाती है, कोई इनमें से गया है नॉर्थ कोरिया? आज भी आप जाइए यूट्यूब, अगर यूट्यूब के ऊपर कोई ट्रेवल करने नॉर्थ कोरिया गया होगा तो वो आपको बताएगा कि लोग कितने खुशहाल हैं, सबके पास खाना है, रोटी है, रोजगार है, सब सेटिस्फाई हैं, सब, न कोई वहाँ एड्स आता है, न कोई वहाँ पर कोरोना आता है, न कोई वहाँ पर बीमारी आती है। इतने इतने सिस्टमेटिकली वो अपने कंट्री को चला रहे हैं इन शैतानों से बचा के। उसको बताते हैं कि ये जालिम है, ये घोर अंधेरा करके रहता है, इसने तो डार्क कर रखा है, उसका दादा यहाँ का जो है रूल करता था, उसका बाप रूल करता था, वो खुद रूल कर रहा है और सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है। और ये जिसे हीरो बना के पेश किया जा रहा है, जहाँ पर अभी एक और ने मार्शल लॉ लगा दिया और वहां फौज उतरने को तैयार हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, क्या क्या ड्रामा हुआ, इसलिए क्योंकि अमेरिकन कठपुतलियां वो उसे उठाता है, उठाकर बिठाता है, फिर उसको नीचे गिराता है, फिर दूसरे को लेके आता है। ये आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, कभी पाकिस्तान अमेरिका का इसी तरह का बंधुआ जो है, जिस तरह का साउथ कोरिया अमेरिकी बंधुआ है, ऐसे पाकिस्तान अमेरिकी बंधुआ है। इसको भी आप देखेंगे शुरू से लेके आज तक किसी भी डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री को इन्होंने राज करने दिया? नहीं करने दिया। कभी फौज उठा के पटकती है तो कभी फौज को जाके डेमोक्रेटिक सिस्टम आके टेक ओवर करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के साथ दोस्ती का नतीजा एक गुलाम के तौर पर
किसी भी देश को भुगतना पड़ता है। आप भी तैयारी कर लेना, क्योंकि आपके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ भी आप बढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। खैर वापस चलते हैं एक बार फिर विश्व इशू के ऊपर। तो मेरा मतलब यहाँ ये था कि अगर मैं ये देखता हूँ व्लादिमीर पुतिन की रणनीति उस एंगल से कि तुर्की या एक ऐसा नाजुक गठबंधन जरूर है रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन का, कि किसी सूरत में इतने सारे पॉजिटिव काम करने के बाद एक इतनी नेगेटिव कि वो सीधे रूस के साथ टकराव की स्थिति में आ जाए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है किसी भी सूरत में। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि इनको रेबल्स को उतार के इस इलाके को टेंस कर दिया गया है लंबी लड़ाई में। इसके बहाने हिजबुल्लाह को एम्पावर किया जाएगा, इसके बहाने जो है ईरान को एम्पावर किया जाएगा। और जो डील ऑफ सेंचुरी यानी जो एक महत्वाकांक्षी डील है ट्रंप की, उसे अपनी मर्जी से यहाँ एग्जीक्यूट न किया जा सके, सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के साथ मिलकर इसमें कोई फैसला कर दिया जाए और गाजा के लोगों को उठाकर सनाई के सहरा में मतलब रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, इतना आसान शायद व्लादिमीर पुतिन इसको होना नहीं देना चाहता। इसीलिए शायद ये मूव बिल्कुल एक दूर इस पे चर्चा होते हुए आगे आने वाले कुछ दिनों में जरूर हम करेंगे। फिलहाल तो लोग अलग एंगल पे लगे हुए हैं। मुझे ये एंगल भी ज्यादा ऑथेंटिक नजर आ रहा है कि चूंकि यही एक बार्गेनिंग का मौका है अमेरिका और पश्चिमी जगत के पास कि इन्हें शांति की तरफ जाने न दिया जाए और इन्हें फंसाकर उलझाकर नाटो को भी क्रैक किया जाए, और रशिया जो डॉलर की थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इस थ्रेट को रिवर्ट करके अपनी उस पावर को दिखाए कि ब्रिक्स और नए स्विफ्ट सिस्टम और यूरेशिया की पावर के साथ लोगों को जुड़ना पड़े। तब तक किसी सूरत में व्लादिमीर पुतिन शायद शांति नहीं होने देगा और आसानी से डील ऑफ सेंचुरी भी नहीं होने देगा, क्योंकि कोई ऐसी सीधी जिसमें जॉर्डन का शामिल, मैं पहले इस डील के बारे में बता चुका हूं कि किस तरीके से कहां दिया जा सकता है, कहां बसाया जा सकता है। ये हिंट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाजा में अभी भी कार्रवाई चल रही है, एक तरफ पीस डील भी चल रही है, शांति डील भी चल रही है, मगर इरादे भी दिखाई दे रहे हैं कि गाजा को शायद शिफ्ट करने की कहीं ना कहीं कोई इंटरनल मनोविज्ञान काम कर रहा होगा। कोई खुफिया सूचना इजराइल के पास भी होगी। अमेरिका के प्लान में, शायद ट्रंप के प्लान में जो कुछ होगा वो पहले से कुछ कहीं ना कहीं लीकेज होगा। बहुत सारे उलझाव इसमें हैं। आगे 2-4 दिन और चलते हैं, फिर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि डील ऑफ सेंचुरी करने वाले को ही फिर से मध्य पूर्व का सलाहकार नियुक्त किया है ट्रंप ने, और उसने बड़ी तेजी से गाजा की शांति के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आज की रात इतना ही। कल फिर कोशिश करेंगे बिहाइंड द कर्टन समझने की, और कोई भी कमेंट करने से पहले मेरे किसी भी प्रोग्राम को आखिरी लफ्ज तक सुना करें। सुनने के बाद जो एक एंगल ए एंगल बी दोनों को चेक कर लें और उसके बाद जो चाहे फैसला करें। फिलहाल मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।